रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हैदराबाद की आवाम कितनी खुशनसीब है कि जो शख्स आपके बीच में यहां पर बैठा है, हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, ये हिंदुस्तान के मुसलमानों की, दलितों की, पिछड़ों की आन बान और शान है। ये वो शहर है जिसने आपको एक यकीन दिलाया कि नहीं, हम भी सियासत के अंदर आ सकते हैं। और इस मुल्क के नौजवानों को अगर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कुछ सिखाया है तो वो ये सिखाया है कि इस दौर के अंदर जहां पर इतना तुम्हारे ऊपर जुल्म हो रहा, ज्यादती हो रही, नाइंसाफी हो रही, उन्होंने नौजवानों को एक पैगाम दिया, इसके बावजूद भी इस मुल्क में अगर जीना है, रहना है, तो सीना चौड़ा करके और सर ऊंचा करके चलना सीखो। ये सीख हमें बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने दी है। आज पिछले कुछ दिनों से जब मैं हैदराबाद की सड़कों के ऊपर, झारखंड हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, यहां पर इन सड़कों के ऊपर देख रहा हूं, किसी ने बुलाया नहीं उन्हें, वो खुद चलकर आए हैं सिर्फ इसलिए कि यहां की जब कामयाबी होगी, यहां का जब जश्न मनाया जाएगा, तो उस जश्न के अंदर मेरी भी हिस्सेदारी होना चाहिए। सिर्फ अकेला इसका जश्न हैदराबाद नहीं मनाएगा, पर अब पूरा मुल्क, पूरा देश इंशाअल्लाह 3 तारीख के दिन जश्न मनाएगा। इस सोच के साथ यहां पर पिछले कुछ दिनों से हम भी यहां पर घूम रहे हैं। एक बात समझ में आई कि हैदराबाद के इस इलेक्शन के अंदर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने मानो एक खुला समझौता कर लिया है, और वो समझौता यह है कि हम में से कुछ सीटें कम हो जाए चलेगा, हम में से कोई हार जाए, जीत जाए चलेगा, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहां पर जीतना नहीं चाहिए। ये गढ़ है मजलिस का, इसी गढ़ के अंदर मजलिस को कमजोर करो। ये जो साजिश और षड्यंत्र यहां पर रचा जा रहा है, लेकिन शायद उन्हें इस बात का एहसास नहीं है, शायद वो मजलिस की फितरत को जानते नहीं है। मैं अली जनाब अहमद पाशा कादरी साहब अक्सर अपने तकरीरों के अंदर एक बात कहते हैं, मजलिस की फितरत में कुछ ऐसी लचक है, तुम जितना उसे दबाओगे इतना ही वो उछल कर आएगी। और यही फितरत है कि आज इतनी साजिशें, इतनी कोशिशें होने के बावजूद भी यहां का जो माहौल है, मैं जिस होटल के अंदर रुका हूं वहां पर कांग्रेस के कुछ महाराष्ट्र के एमएलए भी आए हुए हैं। नाश्ते के ऊपर उनसे मुलाकात हुई, मैंने पूछा कैसे, यहां कैसे, तो बोले हम अपनी पार्टी के लिए आए हैं, प्रचार करने के लिए। मैंने कहा कि अब आ ही गए हैं तो 4 मिनट टहल के आ जाओ, थोड़ी बिरयानी खा लो, सुलेमानी चाय पी लो और चलते बनो। इसलिए चलते बनो कि ये जो गढ़ है, ये मजलिस का गढ़ है। और मैंने कहा कि आपने यहां पर अपनी पार्टी के लिए प्रचार किया, यहां का माहौल कैसा दिखा, तो उसने बड़े साफ शब्दों के अंदर कहा कि साहब रैली हमारी निकलती है, हम लोगों को इशारों में बताते हैं कि पंजे को वोट देना, और वहां से वो जवाब देता है मैं पतंग उड़ाने वाला हूं करके। तो ये फितरत है आपकी, और आज आप हमारी शान है, हमारी पहचान है ये शहर। इस शहर के अंदर जो साजिश हो रही है मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से यह अदबन गुजारिश करना चाहूंगा, ये तमाम साजिशों को आपको नाकाम करना है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 9 उम्मीदवारों को मैदान के अंदर उतारा है। यकीनन एक एक सीट हमारे लिए मायने रखती है, इसलिए मायने रखती है कि आज अगर पूरे मुल्क में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहुंची है तो आपकी वजह से पहुंची है। और मैं असद साहब को साफ तरीके से ये बताता चलूं कि हैदराबाद अगर है तो औरंगाबाद है, हैदराबाद अगर है तो बिहार है, दिल्ली है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है। आप हमारी नाक है, आप हमारी इज्जत है, हमारी पहचान है। जिस पार्टी के बारे में मेरे भाइयों कहा जाता था कि एक हैदराबाद की पार्टी है, एक इनका एमपी चुनकर आता है, और तंज करते थे, मजाक उड़ाते थे और ये कहते थे कि ये एक एमपी है और एक ही रहेगा हमेशा।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये आपकी दुआओं का नतीजा है। अब उस पार्लियामेंट के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अकेले नहीं बैठते, उनका भाई भी जाकर वहां पर बैठता है। और किसने भिजाया? आप लोगों की ये मेहनत थी, आप लोगों की दुआएं थी कि वहां तक हम पहुंचे हैं। और तकलीफ उन्हें अब इसी बात की है कि एक असदुद्दीन अवैसी साहब तो पूरे पार्लियामेंट को हिला देते थे, ये दूसरा भी आया है तो कुछ कम नहीं बोलता है। ये तकलीफ उन्हें सताती है। मैं असद साहब का एक भाषण सुन रहा था जिसमें वो ये बता रहे थे कि हमने कितने बच्चों को फॉरेन में पढ़ने के लिए भेजा है, कितने स्कॉलरशिप बच्चों को दिए हैं, कितने करोड़ रुपए की हमने सड़कें बनाए हैं। असद साहब, आपको किसी को हिसाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे बड़ा काम अगर आपने कुछ किया है तो आपने मुसलमान नौजवान लीडर कैसा बन सकता है, बोल कैसा सकता है, लड़ कैसा सकता है, यह सिखाया है आपने। और मैं समझता हूं यह सबसे बड़ा काम है, सबसे बड़ा काम। मेरे भाइयों, जब पार्लियामेंट के अंदर असद साहब, जिस दिन तकरीर होती है उनकी, 300 भारतीय जनता पार्टी के एमपीज वहां पर बैठे होते हैं, कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के। जब उन्हें यह पता चलता है कि आज असदुद्दीन अवैसी साहब पार्लियामेंट के अंदर बोलने वाले हैं, तो वो मेरे पास आते हैं और पूछते कितने बजे बोलेंगे वो। मैं बोलता क्यों? तो बोले हमें सुनना है। यानी कि जो तुम्हारा कट्टर मुखालिफीन है, जो तुम्हारा सियासी दुश्मन है, वो भी असदुद्दीन अवैसी साहब को सुनना चाहता है। मुझसे पूछते हैं आज काय के ऊपर बोलने वाले हैं? मैं कहता हूं आओ बैठो तो सही, तुम्हारी बजाने वाले हैं। मेरे भाई, मुझे मालूम है कि आज इस मुल्क के जो हालात है उसके अंदर मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन अगर मजबूत होती है। मेरे भाइयों, अभी अख्तर ईमान साहब बता रहे थे कि आज देश के मुल्क के हालात क्या है। एक छोटा सा वाकया मैं आपको सुनाना चाहता हूं। महाराष्ट्र के सतारा जिले में, जो मेरे औरंगाबाद से 450 किलोमीटर दूर है, वहां पे एक नूरुल हसन नाम का एक इंजीनियर लड़का, इंजीनियर महज 26 साल का, उस गांव के अंदर रात में ईशा की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाता है। गांव की मस्जिद के अंदर लड़का इंजीनियर है। उसकी बीवी कहती है कि जल्दी आना, मैं खाना निकाल के रखूंगी। वो लड़का नमाज पढ़ने के लिए जब जाता है, अचानक बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी के कुछ लड़के, कुछ गुंडे वहां पर इकट्ठा होते हैं। इसलिए इकट्ठा होते हैं कि किसी और शहर के अंदर किसी ने सोशल मीडिया, व्हाट्सएप के ऊपर कुछ गलत लिखा है। वो गांव के अंदर मुसलमान बस्तियों के ऊपर पथराव करते हैं, गाड़ियों को तोड़फोड़ करते हैं, और वहां पर ये काम करने के बाद फिर वो तय करते हैं कि हम मस्जिद के ऊपर हमला करेंगे। उस गांव के अंदर एक ही मस्जिद, उस मस्जिद के ऊपर जाते हैं, मस्जिद के ऊपर पहले पथराव करते हैं, और जब झुंड जमा होता है तो उस मस्जिद के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। ये नूरुल हसन वजू करके नमाज के लिए खड़े रहने वाला, तभी उसे पत्थरा देखने को मिलता है मस्जिद की तरफ, नारे लगा रहे और मस्जिद के अंदर आने की कोशिश कर रहे। वो लड़का दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है, उसे धक्का मारकर ये जितने भी गुंडे हैं ये मस्जिद के अंदर एंटर होते हैं, कुरान शरीफ की बेहुरमती करते हैं, और वहां पर जब ये लड़का उन्हें रोकता है तो फर्शियां और पत्थर उठाकर उसका सर वहीं पर कुचल देते हैं, वहीं पर मर जाता है। तसव्वुर करो, उसकी बीवी उसका खाने पे इंतजार कर रही है, और लड़के जाकर उसके घर वालों को ये बताते हैं कि नूरुल हसन मर चुका है, जिंदा नहीं है। कुछ दिनों के बाद उसका बुजुर्ग बाप मेरे पास आता है 450 किलोमीटर दूर, और मुझसे ये
गुजारिश करता है कि इम्तियाज साहब मेरे बच्चे के खातिरों को पकड़वाइए। मैंने जिन जिन लोगों के नाम लिखे हैं वो किसी का भी नाम उसमें नहीं आया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक क़यादत क्या होती है उस दिन एहसास हुआ। उसी दिन मैंने पुलिस के एसपी से बात किया और मैंने कहा कि 3 दिन का समय दे रहा हूं, अगर पूरे आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो चौथा दिन मेरा रहेगा। 3 दिन के अंदर 35 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनके ऊपर हत्या का मामला चलाया गया। क़यादत अगर खड़ी होती है तो सिर्फ इसका मतलब यह नहीं है कि हम सड़क बना देंगे, ड्रेनेज बना देंगे। ऐसे वक्त के अंदर तुम्हारे साथ खड़े रहने वाला कोई नहीं रहेगा। और हां, जाते जाते इतना कहना चाहूंगा, उस कांग्रेस पार्टी से पूछिए कि इतनी पुरानी पार्टी है, मजलिस तो पहली मर्तबा आई है। दूसरे राज्यों के अंदर क्या वजह है कि पूरे महाराष्ट्र से इकलौता एक मुस्लिम एमपी चुनकर आता है? क्या वजह है कि इतने सारे ऐसे राज्य हैं, इतने सारे ऐसे राज्य हैं कि जहां पर एक भी मुस्लिम एमपी आपकी नुमाइंदगी करने के लिए नहीं है? कितने सारे, मध्य प्रदेश ले लीजिएगा, गुजरात ले लीजिएगा, कर्नाटक ले लीजिएगा, कोई वहां पर आपकी नुमाइंदगी करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे मालूम है कि एक मर्तबा जब अकबरुद्दीन अवैसी साहब आ जाते हैं तो तब किसी को बोलने के लिए, किसी को सुनने के लिए लोग तैयार नहीं होते हैं। इसीलिए जोरदार तालियों से अकबरुद्दीन अवैसी साहब का इस्तकबाल करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वाकिल तो अल्हम्दुलिल्लाह।